हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, अभी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई और पवेलियन मास्टर रियांस दोनों की लड़ाई हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ मोहन अभी राजा भद्र के ऊपर नमक मिर्ची लगाकर उसको तलने की तैयारी कर रहा था और उसके अलग अभी नितिन एल्डर हर्षित के साथ में लगा हुआ था और वह पॉइजन होल की पूरी जानकारी निकाल रहा था। हालांकि लास्ट में एल्डर हर्षित नितिन को वहां पर झटका दे देते हैं क्योंकि वो उसको बताता है कि अभी एल्डर मनीष जिंदा है और उसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। क्या क्या वास्तव में एल्डर मनीष जिंदा है? वास्तव में वो बात सुनने के बाद में नितिन बहुत ही ज्यादा खुश था और उसकी आंखें चमकने लगी थी। उसने हर्षित से पूछा, चलो फिर मुझे जल्दी से बताओ कि आखिरकार वह अभी है कहाँ पर, क्योंकि नितिन अभी एल्डर मनीष को ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि एल्डर मनीष ही थे जो उसे पॉइजन होल के अंदर लेके गए थे और उसी की वजह से वहाँ पर वह सारा रायता फैला था और अगर वह ऐसे ही किसी निर्दोष को मरने देता तो वह कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। नितिन की बात सुनने के बाद में हर्षित ने कहा, वह अभी राजा भद्र के कब्जे के अंदर है। राजा भद्र ने उन्हें भूमिगत जेल के अंदर बंद कर रखा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि वह एल्डर मनीष का यूज करते हुए अन्य सभी जहर मास्टर से काम करवा कर उनसे कुछ और जहर भी बनवाना चाहता है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आखिरकार वह क्या करना चाहता है। बस मुझे इतना ही पता है कि अभी एल्डर मनीष उसी के कब्जे के अंदर है। ओह, तो ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं। नितिन इसे ही साथ में बहुत ज्यादा खुश था कि अभी एल्डर मनीष नितिन राजा भद्र के कब्जे के अंदर थे और उसके साथ में जहर होल के और भी सदस्य जिंदा थे, लेकिन अभी नितिन के पास में उन्हें बचाने का कोई भी समय नहीं था क्योंकि अगर वास्तव में उन्हें पता चल जाता कि अभी नितिन एल्डर मनीष को बचाने के लिए जा रहा था तो उसके साथ में उसके ऊपर और भी ज्यादा संकट आ सकते थे। यह हो सकता था कि वो एल्डर मनीष और अन्य लोगों को उसके लिए यूज करे, यानी कि उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। उसके बाद में नितिन ने एक राहत की सांस ली और उसके बाद में वह एल्डर हर्षित से कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारे अंदर अपना जहर डाला हुआ है और केवल मैं ही हूँ जो उस जहर का तोड़ बना सकता हूँ और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें वहाँ पर क्या कहना होगा। नितिन की बात सुनने के बाद में एल्डर हर्षित थोड़ा सा दुखी हो जाता है और उसके बाद में वह अपना सिर हिला देता है और कहता है, ठीक है, आप मुझसे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि नितिन वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था जो होल मास्टर चारून के गोल्डन मिडल को भी जहर दे सकता था, तो फिर वह यहाँ पर एक नॉर्मल जहर मास्टर होने के बाद में आखिरकार कैसे उसके जहर के सामने टिकने की हिम्मत कर सकता था, क्योंकि इस समय वो जानता था कि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसकी महारत जहर के अंदर एक अथाह स्तर तक पहुंच चुकी थी, ऐसा स्तर जिसे हर्षित कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। और क्योंकि अभी वो पूरी तरह से पच चुका था और क्योंकि अभी वह पूरी तरह से फंस चुका था, इसी वजह से केवल उसके पास में एकमात्र तरीका यही था कि वह यहाँ पर अभी नितिन की आज्ञा मारे, बिल्कुल आज्ञाकारी बनकर। अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाने के बाद में नितिन ने अपने हाथ को ऊपर उठाया और चुटकी बजाते ही उसके साइड में जो वो बैरिकेड फॉर्मेशन लगी हुई थी वह अचानक से हट जाती है। पैंग पैंग पैंग, और ऐसे ही जैसे वो बैरिकेड हटता है अचानक से फिर से नितिन को लड़ाई की तेज ध्वनियां शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई और मास्टर टीचर पवेलियन के रियांस भी अभी तक लड़ रहे थे। दोनों वास्तव में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन इस वक्त गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अपनी पूरी शक्ति का यूज कर रही थी, जिसके साथ में उसके चारों ओर अभी फ्लेमिंग ओरा जल रहा था। वहीं दूसरी ओर रियांस के पूरे शरीर के ऊपर अभी खून लगा हुआ था और उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। इसका मतलब यह था कि अभी रियांस के अंदरूनी अंग पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि जहाँ पर वाइस पवेलियन मास्टर रियांस इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, वहीं दूसरी ओर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई भी कोई कम नहीं थी। वो भी अपने हर एक अंग का जोड़ लगा रही थी। उनको देखने के बाद में नितिन को समझ में आ गया था कि अभी तक भी इनकी लड़ाई को समाप्त होने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला था और इस समय गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को भी नितिन की कोई जरूरत नहीं थी। इसी वजह से उसने अब उनके ऊपर से अपना ध्यान हटा दिया और अब उसका ध्यान राजा भद्र की तरफ चला जाता है। इस समय अभी तक भी राजा भद्र के शरीर के ऊपर पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका था। उसके शरीर के अंदर कम से कम अभी 50 कट लगे हुए थे, जिन्हें मोहन ने अपने छुरे से घोप घोप कर खोला हुआ था और उसके ऊपर अलग से उसने नमक भी लगाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी मोहन उसको बस आग पर चढ़ाएगा और उसको तल भून कर खा जाएगा। और राजा भद्र की केवल अभी सांसें ही चल रही थी, वो भी बहुत ज्यादा कमजोर थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल मर सकता हो।
अरे मूर्ख, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मुझे इस तरह से मारा था? आखिरकार क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं किसका बटलर हूँ? मोहन अभी चिल्ला चिल्ला कर और गुस्से से उसे कह रहा था और बस खंजर को लहरा लहरा कर उसके ऊपर घाव दिए जा रहा था और अपने ऊपर जितनी भी शिकायतें उसके पास में थी वह उन सभी शिकायतों को दूर कर रहा था। वहीं मोहन को इस तरह से पागलपंती करते हुए देखकर नितिन ने अपना सर पकड़ लिया। अरे ये मोहन तो आज बहुत ही ज्यादा भयानक हो गया है। अरे ये मेरे नाम का यूज करते हुए इस राजा भद्र को अब किस तरह से मार रहा था, जहाँ पर राजा भद्र उसका एक दुश्मन था, लेकिन उसको देखने के बाद में तो अब नितिन को भी उसके ऊपर दया आने लगी थी। नितिन मोहन से कहता है, ए मोहन पागल, इसको कम से कम मार मत देना तुम। अगर इसको तुम अभी यहाँ पर इस तरह से पीट रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये यहाँ पर मरना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मोहन ने जब अपने मास्टर के मुंह से वह शब्द सुने तो उसने कहा, चिंता चिंता ना करे छोटे मालिक, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा कि ये यहाँ पर मरे ना। इतना कहने के बाद मोहन ने फिर से अपनी स्टोरी के अंदर से एक लाल थैली बाहर निकाल ली और उसके अंदर कुछ और नहीं भरा हुआ था। अब तो बस जो बचा हुआ था वो थी लाल मिर्च का तड़का लगाना और वह भी उसने बाहर निकाल लिया। बस उसको देखते ही नितिन का चेहरा पूरी तरह से व्याकुल हो गया और अब तो उसके शरीर के ऊपर भी पसीना तैरने लगा था। अरे भाई साहब, ये बंदा क्या करना चाहता है? अरे कम से कम उसने नमक लगाया तो वो ठीक, अब इसके ऊपर ये लाल मिर्च भी लगाने जा रहा है। क्या ये वास्तव में अभी राजा भद्र टंगरी कबाब बनाकर खाना चाहता है? बस नितिन तो अब इस देर के लिए बैठा हुआ था कि कब मोहन अब आग जलाए और वह उसको तंदूर की तरह लकड़ी लगाकर वहीं पर ही सेकने लगे। लेकिन वही नितिन को बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही थी कि कहीं पर ये मोहन पागल उस राजा भद्र को मार ना दे, क्योंकि अभी उसको उससे बहुत सारे काम थे। इसी वजह से जल्दी से वो उसको रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक से सिमर और हासना बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही थी और उन्हें बहुत ही ज्यादा चिंता भी हो रही थी। वह नितिन के पास में चली जाती है और कहती है, नितिन तुम्हें पता है ना कि तुमने आज यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम कर दी है, और इतना सब कुछ करने के बाद में क्या तुम्हें लगता है कि हम अब इस चीज से बाहर निकल पाएंगे? हाँ, माना कि सिमर और हासना जानती थी कि नितिन ने यहाँ पर मोहन को बचाने के लिए ऐसा सब कुछ किया था। हालांकि यहाँ पर रोसा साम्राज्य के पहले राजा और मास्टर टीचर मंडप के एक अधिकारी की बात थी, और जो नॉर्मल अधिकारी नहीं था वो वहाँ का वाइस हेड था, और उन्हें इस तरह से परेशान करना और इस तरह से प्रताड़ित करना वास्तव में उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली थी। क्योंकि वास्तव में अगर ये खबर अभी मास्टर टीचर मंडप के पास में पहुंच जाती है तो वहाँ पर ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा ऊंचा बढ़ जाएगा। ये भी हो सकता था कि नितिन का वहाँ पर मास्टर टीचर का लाइसेंस को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और उसके साथ में उसको मार भी दिया जा सकता था। हासना की वैसी बात सुनते हुए और उसको इस चिंता में देखते हुए वो उससे कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है हासना, मैं इस समस्या के बारे में पहले ही जानता था। हाँ, अगर इस रियासी जगह पर यहाँ पर कोई और मास्टर टीचर होता तो मैं उसको इस तरह से मारने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि यहाँ पर ये पवेलियन मास्टर रियांस था, इसी वजह से मैं इससे आराम से बाहर निकल सकता हूँ। इसके बाद में नितिन थोड़ा सा सोच विचार के अंदर चला जाता है और अपनी अंगुलियों के गिनते हुए बस लगता था जैसे कि कोई गणना कर रहा हो, और उसके बाद में उसने जल्दी से अपनी स्टोरिंग के अंदर से एक जेट टोकन बाहर निकाल लिया। वह एक संचार जेट टोकन था। उसके बाद में वह अपनी अंगुली से उसके ऊपर टैप करता है और उसके साथ में उसके एक संदेश कहीं और भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ नितिन की वैसी बातें सुनने के बाद में हासना और सिमर परेशान हो जाती है। क्या कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है? क्या इसके अंदर कोई समस्या नहीं होने वाली? दोनों इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार नितिन क्या कहना चाहता है, क्योंकि वाइस पवेलियन मास्टर रियांस और राजा भद्र दोनों सम्मानित थे और एक पवेलियन मास्टर को मारना वास्तव में इस रोजा साम्राज्य के अंदर बहुत ही बड़ा गुनाह था, और रोजा साम्राज्य के अंदर इन्हें बहुत ज्यादा सम्मानित पद्धति के ऊपर भी माना जाता था। और फिर भी नितिन यहाँ पर कह रहा था कि इसके अंदर कोई भी समस्या नहीं है। अरे आखिरकार इसके अंदर कोई समस्या कैसे नहीं हो सकती? वही उन दोनों को इस तरह से कंफ्यूज देखकर नितिन उन्हें समझाने लगता है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। राजा भद्र को देखकर कोई भी ये बता सकता है कि वह जहर होल के साथ में मिला हुआ था, और आज यहाँ पर पुष्टि भी हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो पवेलियन मास्टर रियांस है, बस उनके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम था। हालांकि उन्होंने मेरे ऊपर जो वो गलत दोष लगाए थे और उसके बाद में उन्होंने मेरे लिए एक जांच पत्री बाहर निकाल दिया था, तो वहीं पर ही उन्होंने यहाँ पर गलत कर दिया था। इसके साथ में मैं बता सकता हूँ कि शायद
वह दोनों पूरी तरह से मिले हुए थे, और अगर दोनों वास्तव में इस तरह से मेरे को मिली भगत में बनाकर इस तरह से फंसाना चाहते थे, तो वास्तव में ये तो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात और बहुत ही बड़ी गलती हो जाती। इतना कहने के बाद में नितिन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। उसके बाद में वह उन दोनों से आगे कहता है, पर बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास में अभी भी इसको साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि पवेलियन मास्टर रेयांस और राजा भद्र दोनों एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं, और फिलहाल के लिए मेरे पास में इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ में इसकी पूरी तरह से बात नहीं कर सकता। और हाँ, तुम चिंता मत करो, आदर्श और अन्य लोगों के यहाँ पर आने के बाद में वह इस स्थिति से निपट लेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि नितिन इस मामले को लेकर किस तरह से अस्वस्थ था, तो वह दोनों समझ चुकी थी कि यहाँ पर अब थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। इसी के साथ में उन दोनों ने राहत की सांस ली। जहाँ पर वो तीनों की तीनों इसी तरह से बात कर रहे थे, अचानक से मोहन भी वहाँ पर आ जाता है। उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी वह बहुत ही ज्यादा खुश हो। छोटे मालिक, देखिए, मैंने अपना बदला ले लिया है और उसको बहुत ही ज्यादा सबक भी सिखा दिया है। अब वह आगे से किसी को भी इस तरह से प्रताड़ित नहीं करेगा। उसी के साथ में जो उसके हाथ में नमक और मिर्च पाउडर था, अब उसने उन दोनों को अपनी रिंग के अंदर वापस से रख लिया था। ठीक है, अब तुम्हारा काम हो गया है, तो तुम अब साइड में हो जाओ। उसके बाद में नितिन अब राजा भद्र की तरफ चला जाता है, और जब इस बार वो उसको देखता है तो उसका पूरा शरीर पूरी तरह से अभी ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कि वो मर चुका हो। बस वह तो केवल सांसें ही ले रहा था। लेकिन अब नितिन जानता था कि यहाँ पर वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकता था, इसीलिए बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से उसने अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से अपनी शराब की बोतल बाहर निकाल ली। उसने दूसरे पक्ष की उस गर्दन को ऊपर किया और उसके मुंह के अंदर वह शराब की पूरी बोतल उड़ेल दी। इस बार नितिन ने यहाँ पर सीधे अपनी साफ एनर्जी का यूज इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर बात अभी राजा भद्र की थी, क्योंकि वह 7 लेवल स्टेज 4 का एक लड़ाकू बन चुका था। वहीं दूसरी ओर वह बटलर किन और हर्षित दोनों लो लेवल के लड़ाकू थे, इसी वजह से उन्हें उस साफ एनर्जी के बारे में पता नहीं चलता। हालांकि इस बार नितिन उसका पूरा ध्यान रखना चाहता था, क्योंकि नितिन जानता था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो राजा भद्र को उसके साफ एनर्जी के बारे में पता चल जाता, और अगर एक बार ऐसा किसी को पता चल जाता तो उसके बाद में एक के बाद में एक बॉस से अटैक होते और नितिन कभी भी चुपचाप नहीं बैठ पाता।